अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरी जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई है? और देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटाकर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाओ भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है
और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ